हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 10 वर्षीय सुमित जाधव का मर्डर हुआ था और पुलिस को लग रहा था कि इसका ताल्लुक ब्लैक मैजिक से है और प्राइम सस्पेक्ट था याकूब शेख उर्फ बाबा गुफरान। देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। वो क्या तकलीफ है जो तुम ये विद्या सीखना चाहते हो? गुरुजी, मुझे बीमारी है जो मैं तंत्र से ठीक करना चाहता हूँ। डॉक्टरी इलाज से क्यों नहीं? इस बीमारी का इलाज नहीं है उनके पास, और इसके बारे में मैं अपने परिवार वालों को भी कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें एड्स है? मैंने उसे कई बार समझाया, ला इलाज है ये रोग, लेकिन हाँ, डॉक्टर उसकी जिंदगी बढ़ा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर भी आपने उसे तालीम दे दी? मैंने उसे अपना शिष्य कबूल किया था। ये जो भी आप सिखाते हैं, बलि भी उसमें शामिल है? बिल्कुल नहीं, वो काला जादू है, अपराध है, गुनाह है। ये अपराध, ये गुनाह हो चुका है गुरुजी, और हमें गहरा शक है याकूब इसके पीछे है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और इसके लिए मेरी जो भी मदद चाहिए बोलिए। याकूब शेख, पिछली 2 टाइम से तो तुम आए ही नहीं। तुम दवाइयाँ तो ठीक से ले रहे हो ना? बीमारी जा रही है ना, अब तक तो लगभग खत्म हो गई होगी, है ना? ऐसा नहीं है, तुम्हारी हालत तो पहले से खस्ता हो रही है, और तुम्हें देख के लगता है कि तुम दवाइयाँ भी ठीक से नहीं ले रहे हो। देखो, जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, समझ रहे हो ना तुम? ये 4 चीज़ें लिख के दे रहा हूँ, इन्हें तुम्हें टाइम टू टाइम खाना है, ध्यान लगा के, ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब, चारों चीज़ें खा लूँगा, टाइम से, ध्यान लगा कर खाऊँगा। काले जादू से एड्स का इलाज, पहली बार सुन रहा हूँ सर। धारब, जादू काला हो, सफेद हो, पीला हो या कोई भी कलर का, सच तो ये है कि ये जादू वादू सब झूठ है। एक ऐसा झूठ जो बौखलाए और घबराए, दिमाग को चमत्कार लगता है। सर लेकिन इतने सारे लोग इन बाबाओं के पास जाते क्यों हैं? चमत्कारों के दावे क्यों करते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसे। बिना दवा की कैप्सूल अगर लोगों को खिलाते हो तो उनको ये लगता है कि उनके शरीर में दवा जा रही है, उस एहसास से ही वो काफी ठीक हो जाते हैं, अक्सर पूरी तरह। तरफ सारा खेल दिमागी होता है। सर लेकिन इस खेल में सुमित जाधव की वाकई में बलि चढ़ाई गई। तरबूज छुरे पर गिरे या छुरा तरबूज पर, कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। और ये पहला केस नहीं है जहां बच्चे बड़ों के वहशियत का शिकार बने हैं, और बदकिस्मती ये है कि ये आखिरी केस भी नहीं होगा। टिकट 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 भाई, टिकट। एक फुल मेजोरी। चलो भाई, जल्दापुर आ गया, जल्दापुर, चलो चलो। सर संतोष खबरी ने भेजा है, याकूब शेख। इस वक्त कहाँ है वो? हाँ बोल संतोष, तू कहाँ है? और याकूब कहाँ है? मैं मिजोरी जाने वाली बस में हूँ। याकूब भी उसी बस में है? जी जी, कोई परेशानी नहीं है जी। 20 मिनट में मैं मिजोरी पहुँच जाऊँगा। हाँ आते हैं, उस पर नजर रखना। ठीक है, आप आ जाइए। सर 20 मिनट में याकूब मेजूरी पहुंचेगा। जल्दी चलो। पुलिस का वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी था, लेकिन क्या याकूब को कोई भनक लग गई थी? जी नहीं,
हम यहां पर किसी दैवीय शक्ति का जिक्र बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शातिर क्रिमिनल्स की उस अलर्ट इंट्यूशन की जो तजुर्बे के साथ और गहरी होती जाती है। फोन अच्छा है, दिखा जरा। बस ऐसे ही काम चलाओ। मैं अपना फ़ोन किसी को देता नहीं। दिखा ना, खा थोड़ी जाऊंगा। नहीं नहीं, माफ़ कीजिएगा। ओ कह रहा है क्या? फोन उठा। हेलो। सब ठीक है? तेरे सामने ही है। जी जी, सब ठीक है। बस अभी रिनपुर नाका पहुंचने वाला हूँ और 5 मिनट में मिजोरी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आ रहे हैं। किससे बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था? तुमसे मतलब? तुम मुझसे मतलब रखे और मैं ना रखूं? पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आप। मैं तो आपको जानता भी नहीं। लेकिन मैं जान गया हूं, पहचान भी गया हूं। अस्पताल से मेरा पीछा कर रहा है ना? किससे बात कर रहा है? किसी को मेरी खबर दे रहा है? किसको? पुलिस को? तुमको कैसे पता? मुझे सब पता है और तुझे भी पता चल जाएगा कि मुझ में कितनी शक्ति है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी तकलीफ होगी पर समझ में आ जाएगा कि गुफरान क्या चीज है। रेनपुर रेनपुर। अरे दाढ़ी बैठना, तेरा अगला स्टॉप है, ये रेनपुर है अभी। मुझे यहीं उतरना है। याकूब शेख, तेरा खेल खत्म। ले चलो इसे। चल। याकूब शेख उर्फ बाबा गुफरान सुमित जाधव को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तो सबको ठीक करता हूं, मारता नहीं। अरे साले, सीधे सीधे बता दे क्यों मारा, वरना मैं तुझे सीधा कर दूंगा डंडे से। बता। याकूब शेख को एड्स था और उसकी ऐसी हालत में पुलिस उस पर ज्यादा जोर भी नहीं आजमा सकती थी और याकूब शेख कुछ भी कबूलने से इनकार कर रहा था। कहते हैं लोहे को लोहा ही काटता है। अंधश्रद्धा में डूबे इस विकृत और खतरनाक इंसान का मुंह खुलवाने के लिए पुलिस ने भी अंधश्रद्धा का ही इस्तेमाल किया। सर, मैं ये खाना नहीं खा सकता। क्यों याकूब? क्योंकि हमारी इस तालीम में बहुत परहेज करने पड़ते हैं। अच्छा याकूब, हमने सुना है कि जो जादू टोना करते हैं वो चमड़े के बर्तन से पानी नहीं पीते, सही है? बिल्कुल सही सुना है आपने। उससे पानी पीना तो बहुत दूर, उसकी एक बूंद भी अपने ऊपर गिरने नहीं देते। क्यों? उससे क्या होता है? सारी ताकतें चली जाती हैं। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है याकूब? समझो, इस चमड़े के बर्तन से तुमने पानी पी लिया या गलती से ये पानी तुम पर गिर गया। दूर रखिए उसे। कहां से मिला आपको? इसे हमारा खाकी जादू समझ ले तू। और बता दे, सुमित जाधव को क्यों मारा तू? दूर रखो, खोलना मत। तो तू तेरा मुंह खोल दे और बता दे सुमित जाधव को क्यों और कैसे मारा। खोलना मत। नहीं, बताता हूं। एक महीने पहले
अमावस की रात थी, मैं साधना में था। बाबा गुफरान, आपको ऐसे तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं। मेरी साधना भंग कर दी तुम लोगों ने। शुक्र है कि मेरे मुंह से कोई श्राप नहीं निकला। बाबा आपकी पूरी भरपाई कर देंगे, बस एक छोटी सी मदद कर दो। कैसी मदद? बाबा, मेरा नाम अरुण है और इसका विनय। हम दोनों बाक्सोली गांव से। हमें पता चला कि हमारे बगल वाले कुर्की गांव में खजाना छुपाया किसी ने, काफी सालों पहले से। तो मेरे पास क्यों आए हो? कुर्की गांव में तो पटकर बाबा भी है ना, उनकी साधना में भी काफी ताकत है, वहां जाओ। उन्होंने तो भेजा आपके पास बाबा गुफरान। बाबा पटकर आपसे मिलना चाहते हैं। एक असली तांत्रिक ही दूसरे असली तांत्रिक की ताकत को पहचानता है। जब हम दोनों मिले तो पूरे इलाके में ऐसी रोशनी फैली कि क्या बताऊं। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि एक 10 साल के लड़के को क्यों मारा और कैसे मारा। देखो गुफरान, भक्त 11 साल के नीचे का होना चाहिए और ध्यान रहे कि उसके चेहरे पर कोई दाग ना हो। इंतजाम हो जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि प्रसाद कब और कैसे खाना है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। जी पटकर बाबा, यही मौका सुनहरा मौका है। इससे तुम्हारी शक्ति अनेक गुना बढ़ेगी। हम दोनों हाथ मिलाएंगे और दोनों अपनी अपनी ताकत मिलाकर इस भव्य खजाने को खोज लेंगे। खुश कर देंगे इन बच्चों को। और हम भी आपकी खुशी का पूरा ख्याल रखेंगे पटकर बाबा और बाबा गुफरान। गुरु दक्षिणा आधा खजाना होगी। गुफरान, अगली अमावस को बलि दी जाएगी। सुरेंद्र और उसका परिवार मुझे बहुत मानता था। उसका बेटा सुमित भी, मैं कई बार उससे मिला था और बच्चों की तरह वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। बच्चा जीता रहे। हाँ, मुझे स्कूल छोड़। बाबा गुफरान, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आई बाबा भी आने वाले हैं। कोई पूजा है? नहीं बेटा, हमारे आई बाबा नहीं आएंगे, पर पूजा जरूर होगी। और ये पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं हो सकती। तुम हमारी मदद करोगे ना? हाँ बाबा, लेकिन उसके बाद मैं स्कूल तो जा सकूंगा ना? वो क्या है ना, मुझे स्कूल में डांडी मारना अच्छा नहीं लगता और आज मेरा एग्जाम भी है। आज हमारा भी एग्जाम है बेटा। बाबा 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 नहीं बाबा नहीं बाबा 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 आई। याकूब, तुम्हें वाकई लगता है कि ये बलि चढ़ाने से, प्रसाद लेने से दुनिया में कुछ भी बदल सकता है, खजाने मिल सकते हैं? जिंदा हूँ 4 साल से, वो भी बिना किसी दवाई के। इन 4 सालों में कितने लोगों को मारा है तुमने? सिर्फ सुमित को आजाद किया, मुक्ति दी है। मेरे हाथों में होता ना तो तुझे अभी मुक्ति दे देता मैं। एक मासूम और बेगुनाह बच्चे की जान ली है, तुझे जरा भी पछतावा नहीं हुआ? पछतावा हुआ था 4 साल पहले, क्योंकि मैं बेगुनाह था। हालात ने किया ये सब, हालात की साजिश है ये। बहुत भूख लगी है यार मंगेश, आज तो पूरा बकरा ही खा जाऊंगा।
अरे कभी हमारे साथ बकरियां भी खा लिया करो। आओ। ये सब नहीं यार। अरे दिल मत तोड़ मेरा, चल। भाई तूने मुझे ड्राइविंग सिखाई है, नौकरी दिलाई है, बड़ी मेहरबानी है तेरी, पर यार ये सब नहीं यार। क्यों, होता नहीं तुझसे? यार ये बात नहीं है, किसका दिल नहीं करता, पर यार शादीशुदा हूँ और ऊपर से बीमारी नहीं। अबे साले, कौन सी बीमारी बे? हैं? देख तेरे सामने खड़ा हूँ टनाटन, 16 साल से ट्रक चला रहा हूँ, 16 साल से। और बकरियां भी। अबे रुक, कहाँ जा रहे? अबे चल ना, चल। आपका दोस्त बिल्कुल कौला लगता है। इसकी तो अच्छी खातिरदारी करेंगे। क्या मेरे शेर? बड़ी महंगी पड़ी ये दोस्ती। एक बार गलती की, दूसरी बार की, गलती आदत बनी और आदत बनी लत। बीमारी दबे पांव आई, पता ही नहीं चला। याकूब, ए भाई, बीवी को क्या कहूंगा, बिरादरी में कैसे मुंह दिखाऊंगा? अरे वो बात की बात है, पहले ये सोच ठीक कैसे होगा। एड्स है मंगेश, ठीक नहीं होगा, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि दवाइयों से चलेगी जिंदगी। अरे वो भी कोई जिंदगी है, बीवी से दूर रहना पड़ेगा तुझे। देख, मैं सच बोलता है, ये दवाई से कुछ भी नहीं होने वाला। अब तेरे को ना सिर्फ गुरुजी बचा सकता है। मुझे ठीक होना था, किसी भी तरह से ठीक होना था, मुझे मरना नहीं था। HIV वायरस और एड्स बीमारी पर हम कोई सामाजिक और नैतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, खासकर इस केस के संदर्भ में। लेकिन याकूब शेख को एड्स होने के बाद उसके दिमाग में जिस तरह का विकृत स्वार्थ उमड़ आया, उसका इस केस से सीधा ताल्लुक है। इस विकृति का वायरस शायद उसके जहन में पहले से ही था, जिसका इस बीमारी ने पर्दाफाश किया। लेकिन इसी ताकत ने मुझे जिंदा रखा, वरना दवाइयां मुझे कभी जिंदा नहीं रख पाती। साले तुझे मरना नहीं था, तेरी बीवी को तेरी बीमारी नहीं देनी थी। बिरादरी की बड़ी फिक्र थी तुझे, उस मासूम सुमित की जिंदगी का क्या? उसे मारते वक्त एक बार भी नहीं ना सोचा तूने? मेरी सालों की मेहनत इस कलीस पानी में मिला दी। मेहनत? जैसे खुदगर्ज और कमीने इंसान लोगों को चकमा देने के लिए मेहनत करते हैं, असली मेहनत तो सुमित के माँ बाप कर रहे थे। अपने खून से सींच कर सुमित को बड़ा कर रहे थे ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन पाए। लेकिन देखना, जिस दिन इस देश का हर बच्चा पढ़ेगा ना, तुम जैसे पाखंडियों पर कहर टूट पड़ेगा। खत्म हो जाओगे तुम और तुम्हारे हर रंग का जादू टोना। पहली बार जब बीमार पड़ा था, बाबा के पास जाने की बजाय 12 डॉक्टर के पास गया होता तो शायद ये सब नहीं होता। मैंने कहा था ना आपसे, मत जाइए किसी बाबा के पास। गलती हो गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी बाबा के पास नहीं जाएंगे। याकूब शेख और बाबा गुफरान के कबूलनामे को मानते हुए बाबा पाटकर, अरुण और विनय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, 386 के तहत किडनैपिंग के लिए और ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के तहत मुकदमे चलेंगे। चारों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। आंकड़ों के हिसाब से हमारे भारत देश की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग भी हमारे देश में ही रहते हैं, जहां हर 4 में से 1 भारतवासी रात को भूखा सोता है। भूख एक भक्षक बनकर इंसान के ज़मीर और उसकी बेसिक कॉमन सेंस दोनों को निगल जाती है और एक हैवान को जन्म देती है जो उसी भूख का गुलाम बन जाता है। ये भूख सिर्फ रोटी की नहीं है,
ये भूख होती है शॉर्टकट द्वारा कभी राहत पाने की तो कभी कामयाबी। हुनर और मौके के अभाव में ये भूख सारे माहौल में एक मायूसी और बेचैनी पैदा करती है। और इस दलदल में से फन उठाते हैं अंधविश्वास के सौदागर जो थके हारे लोगों को चमत्कार का लालच देते हैं। वो अपने आप को वो सिम कार्ड बताते हैं जो सीधे ईश्वर से उनकी लाइन जोड़ सकता है। लेकिन ये लोग जोड़ते कुछ नहीं, सिर्फ टूटे हुए लोगों को और तोड़ते हैं और उन पर अपनी विकृति आजमाते हैं। ये केस अब यहीं समाप्त होता है, लेकिन हमारे आज के एपिसोड का दूसरा केस भी अंधश्रद्धा से जन्मे जुर्म से है। जादू टोना करने और रूहानी शक्तियों को अपने वश में करने की चाह में कई लोग साधना करते हैं और लगभग हर बार इस साधना की कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है। लेकिन ये केस कुछ हटकर था। ये वन फैक्ट्री में क्या करने आता है तू? साहब हफ्ते में एक बार झाड़ू मारने आना पड़ता है साहब। वन फैक्ट्री में? हाँ साहब, पिछले 10 सालों से बंद है फैक्ट्री, फिर भी देख रेख करने आना पड़ता है। दीक्षित, विक्टिम के बारे में कुछ और पता चला? नहीं सर, चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया। जेब में से कुछ अगरबत्तियां मिली और हाथ में से ही आटे का गोला। दूसरा गोला इसे वहाँ झाड़ू लगाते हुए मिला। अगरबत्तियां और आटे का गोला, जेब से कुछ और मिला? नहीं सर, लेकिन इसके हाथ में किशोर गुप्ता गोदा हुआ। पहले कभी सुना है इस नाम के बारे में, किशोर गुप्ता? मैंने सुना है साहब। साहब मेरी घरवाली का मायका भी यहीं पास में है, खिंबोरी गांव। साहब वहाँ एक किराने वाला हुआ करता था, उसका नाम किशोर गुप्ता था। जी भैया, दाढ़ी बनाने का ब्लेड मिलेगा? जरूर। गुप्ता जी, सिंगल यूज वाली देना। बड़ी तेज नजर है आपकी, हाथों पे लिखा हुआ नाम पढ़ लिया हवलदार साहब आपने? हाँ, अरे मुझसे ज्यादा तो आपकी नजर तेज है गुप्ता जी। आज तो मैंने वर्दी भी नहीं पहनी, फिर आपको कैसे पता कि मैं पुलिस में हूँ? भाई बलदेव के दामाद हो, इसका मतलब पूरे गांव के दामाद हो, और फिर मुझे तो सबकी खबर रखनी ही पड़ती है, काम ही ऐसा है ना। साहब ये किशोर गुप्ता बड़ा ही खुश मिजाज किस्म का आदमी था। और कुछ जानते हो इसके बारे में? ज्यादा नहीं साहब, पर इतना जानता हूँ कि काफी पूजा पाठी आदमी था। और सुना है इसका एक बेटा और एक बेटी भी है, पत्नी नहीं है। वहीं गांव में रहते हैं। ठीक है, बुलाओ उनको। जी साहब। ये किराने की दुकान बंद क्यों है? किराने की दुकान थी साहब, अभी 2 साल से बंद है। तो फिर इसका मालिक किशोर गुप्ता अब क्या करता है? पता नहीं साहब, किशोर गुप्ता ने तो 2 साल पहले ही ये दुकान बेच दी थी। घर कहाँ है उसका? साहब उसका घर, साहब उससे पूछो। अजय, ये साहब किशोर गुप्ता का भतीजा है अजय, इसे पता होगा वो कहाँ रहता है। किशोर गुप्ता के भतीजे हो? हाँ साहब। उसका एक बेटा और एक बेटी भी है ना? हाँ साहब है। क्या हुआ? दोनों को बुलाओ।
चेहरा काफी बिगड़ चुका है, हो सके तो हाथ का गोदना देखकर पहचानने की कोशिश करो। साहब, हमारे पापा पूरी दुनिया की भलाई करने में लगे रहते थे। आप किसी से भी पूछ लीजिए, गांव में सबकी मदद करते थे। हाँ सर, ससुर जी की किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती थी। मनोज। जी सर। तुम्हें किसी पर शक है? तुम दोनों साथ में रहते थे, उनकी पैसों को लेकर किसी के साथ कोई अनबन? नहीं साहब, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। देखो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तुम लोग उनका अंतिम संस्कार कर सकते हो। फिलहाल जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाएंगे। जी सर। दीक्षित, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कोई आदमी जेब में अगरबत्ती और हाथ में आटे का गोला लेकर क्यों घूमेगा? सर, लाश लगभग 4-5 दिन पुरानी थी। आदमी भी अपने घर 4-5 दिनों से नहीं गया था। इसके घर वालों को उसकी फिक्र नहीं हुई। कुछ कहना है? साहब, वो आप दुश्मनी के बारे में पूछ रहे थे ना? कुछ याद आया तुम्हें? साहब, हमारा पड़ोसी है तेजपाल, पूरा नाम तेजपाल कुशवाहा। उस पर शक क्यों है तुम्हें? वो आए दिन पापा से झगड़ा करता रहता था। पूजा पूजा पूजा, ये पूजा नहीं है किशोर, पागलपन है। रात के 1 बज रहे हैं। मेरा मुहूर्त खराब कर रहा है तेजपाल, बहुत बुरा होगा। यकीन कर, बर्बाद हो जाएगा तू। अरे और क्या बर्बाद हो जाऊंगा मैं? रातों की नींदें तो तूने मेरी वैसे ही बर्बाद करके रखी है। मनोज, किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करा, तेरे बाप का पागल हो गया ये। इलाज तो तेरा होगा मूर्ख। दुनिया का कोई डॉक्टर बता नहीं पाएगा कि तुझे हुआ क्या है। मुझे धमकी दे रहा तू? तू जानता नहीं है किशोर कि मैं क्या कर सकता हूं। पूजा करेगा ना तू? पूजा करेगा? चल एक बार और पूजा कर। तुझे हमेशा के लिए तेरे उसी भगवान के पास पहुंचा दूंगा मैं। उसके अगले दिन पापा घर से निकल गए और फिर आज हमें उनके बारे में मालूम चला। कितने दिन पहले की बात है? करीबन 5 दिन पहले। मनोज, 5 दिन से तुम्हारे पापा घर वापस नहीं लौटे। तुमने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई? सर, मेरे पापा काफ़ी धार्मिक किस्म के इंसान थे। वो अक्सर ऐसे ही निकल जाया करते थे, कभी जंगल तो कभी तीर्थ यात्रा पर, और हमेशा वापस भी आ जाते थे। तो हमें लगा कि हमेशा की तरह वापस आ जाएंगे, इसलिए हमने कोई कंप्लेंट नहीं लिखाई। ठीक है, हम इस तेजपाल से पूछताछ करेंगे। अभी तुम जा सकते हो। वैसे मनोज, तुम्हारे पापा जब रात को 1-1 बजे तक जोर जोर से पूजा करते थे तो तुम कैसे सो पाते थे? तुम्हें तकलीफ नहीं होती थी? साहब, कभी कभी तकलीफ की आदत हो जाती है। अब पता नहीं इस खामोशी में कैसे सो पाऊंगा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मौत लगभग 5 दिन पहले हुई थी। गला घोट के मारा गया, उसके बाद पत्थर से चेहरा बिगाड़ दिया गया ताकि विक्टिम को कोई पहचान ना सके और कातिल को भी। दीक्षित, इस तेजपाल कुशवाहा से मिलना होगा। अधेड़ उम्र का किशोर गुप्ता देर रात को पूजा पाठ करता था, एक हफ्ते घर से गायब रहता था, जिसकी किराने की दुकान पिछले 2 साल से बंद थी और जिसकी लाश के हाथों में आटे के गोले और जेब में अगरबत्तियां पाई गई थी। इस व्यक्ति को आम साधारण आदमी तो कहा नहीं जा सकता था और जाहिर है कि यह मर्डर भी आम साधारण जुर्म नहीं था। पुलिस का पहला सस्पेक्ट था एक पड़ोसी जो किशोर गुप्ता के पूजा पाठ से बहुत परेशान हो गया था, तेजपाल कुशवाहा। जी, तेजपाल कुशवाहा है घर पे? है। सुनिए, जी, ये मेरी पत्नी दर्शना है। हम लोग यहाँ पास की फैक्ट्री में खाना सप्लाई करते हैं। वही फैक्ट्री जो पिछले 10 साल से बंद है,
जहां से हमें आपके पड़ोसी किशोर गुप्ता की लाश मिली? जी, किशोर के मर्डर के बारे में हमने भी सुना है। आपने तो उसे रात के 1-1 बजे तक सुना होगा, झेला होगा। जी, तकलीफ तो बहुत होती थी। जी करता है कि तकिया ले जाके ना उस किशोर के ना मुंह में ठूस दूं मैं। अरे आप भी तो कुछ नहीं कहते हैं उसे, ना कुछ करते हैं और फिर 8 बजे तक सोते रहो। मुझे तो 4 बजे उठना है, आटा गूंदना है। ये पागल आदमी मेरे दिमाग का आटा गूंद रहा है। साहब हम इतने परेशान थे कि पूछो मत। मैंने कई बार जाकर किशोर को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो एक पागल किस्म का आदमी था। 5 दिन पहले 19 सितंबर की रात को आप कहाँ थे? 19 हाँ साहब, 19 सितंबर को तो हम लोग एक रिश्तेदार की शादी में भोपाल गए थे। 19 की रात को आप वहां पर थे, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी बिल्कुल, लेकिन कहीं साहब आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? कर नहीं रहा हूं, हो गया है तेजपाल। शक करने लायक तो वो आदमी था साहब, उसका दिमाग नहीं ठीक था और नजरें भी। अरे दर्शना। जी किशोर जी। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक तुम लोगों को बच्चा क्यों नहीं हुआ? आपसे मतलब? अरे रुको तो, मतलब यही बात कर रहा हूँ। मेरी बात मानोगी तो तुम्हारी गोद भरेगी। आप मेरा रास्ता छोड़िए। अरे दर्शना। जी हाँ साहब, मेरी पत्नी पर बुरी नजर थी उसकी। दिन भर कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करता था और रात में पूजा पाठ, जीना हराम करके रखा था उसने हमारा। हमें आप दोनों के फोन नंबर चाहिए। जी हाँ, ले लीजिए। दीक्षित, दोनों के फोन रिकॉर्ड्स मिलवाओ। ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल दी है सर। तेजपाल की बीवी दर्शना आटा गूंद रही थी और लाश के हाथ में भी एक आटे का गोला था। दर्शना कह रही थी कि किशोर गुप्ता की नजर ठीक नहीं। अरे रुको तो, मतलब यही बात कर रहा हूँ। मेरी बात मानोगी तो तुम्हारी गोद भरेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजपाल और उसकी बीवी ने मिलकर मार डाला हो किशोर गुप्ता को? सर देखा जाए तो तेजपाल और दर्शना के पास काफी वजह थी किशोर को मारने की। अपने खबरों से कहो कि इन दोनों का कच्चा चिट्ठा निकालें और उस फैक्ट्री में भी पता करो जहां इनके घर से खाना जाता है। कोई कसर मत छोड़ो। किशोर गुप्ता के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट था उसका पड़ोसी जोड़ा तेजपाल और दर्शना, लेकिन क्या उन्होंने ही किशोर गुप्ता की हत्या की थी? ये केस जितना सीधा दिखाई दे रहा था उतना सीधा था नहीं। कई और काले राज अभी सामने आने बाकी थे। सर, दर्शना और तेजपाल के फोन रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए। शक करने जैसा कुछ भी नहीं है। 19 तारीख को लोग वाकई में भोपाल में ही थे। किशोर गुप्ता का मर्डर गला घोट कर किया गया। मतलब एक सुपारी की लिंक तो नहीं हो सकती। मर्डर करने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया ताकि शिनाख्त ना हो सके। कौन हो सकता है जो किशोर गुप्ता से इतनी नफरत करता हो? वो जो आदमी है जिसको लिपट कर मनोज रो रहा है, कौन है वो? हाँ साहब, वो नीरज है, हमारी बुआ का लड़का। वो और मनोज साथ में फैक्ट्री में काम करते हैं। दीक्षित, तुमने देखा था किशोर गुप्ता के नाम के आगे क्या लिखा हुआ था? भगत। भगत एक तरह का बाबा होता है। हाँ सर, रात को 1 बजे मंत्र पढ़ना, तेजपाल की बीवी को बच्चा होने के उपाय बताना, ये कोई जादू टोना वगैरह कर रहा था क्या? हो सकता है। और जहां काला जादू वहां काली करतूतें।
मनोज, तेजपाल ने तुम्हारे पापा को नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा है? ये तो तुम्हारे पापा ही हमें बता सकेंगे। मैं आज ही अपने पापा का अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ। हमें तुम्हारे पापा का कमरा देखना है। क्या ये सब? साहब, आपको पता था कि पिताजी काफ़ी पूजा पाठ करते थे। कैसी पूजा? किसकी पूजा? उन्हें शक्ति चाहिए थी। शक्ति? कैसी शक्ति? वही शक्ति जो कि इंसानों के पास नहीं होती। ऐसी शक्ति जिससे कुछ भी किया जा सकता है और कुछ भी कराया जा सकता है। साहब, मेरे पापा तांत्रिक थे। पुलिस के हाथ लगी किशोर गुप्ता की लाश एक ऐसे आदमी की थी जो तांत्रिक ताकत हासिल करने की साधना में था। पुलिस को शक हो रहा था कि किशोर गुप्ता के शैतानी इरादों की बंदूक बैकफायर कर गई होगी, उसकी गोली उसी को लग गई होगी। लेकिन क्या यही हुआ था? इस केस की हकीकत क्या थी? वो कौन शख्स था जिसने तांत्रिक किशोर गुप्ता की हत्या कर दी थी? वो क्या हालात थे जिसके कारण एक हंसमुख गृहस्थ दुकानदार एक अड़ियल तांत्रिक बन गया था? इस व्यक्ति को आम साधारण आदमी तो कहा नहीं जा सकता था, और यह मर्डर भी साधारण और आम जुर्म नहीं था। इन सारे सवालों का खुलासा हम करेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.